Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. I am Megha. Today we will learn about development of seed and fruit. This is the part 7 of the sexual reproduction in flowering plants. Today I will be little bilingual so that you can easily understand the topic. Post fertilization changes. First and second we have seen in the previous lessons. Today we will see third and fourth point. How this ovule transforms इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट. ठीक है, तो ये आपने डायग्राम ऑलरेडी देखा हुआ है. तो इसमें आपने देखा है कि ये जो ओवरी है ये क्या बनाएगी, फ्यूचर में फ्रूट बनाएगी. ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से बनेंगे सीड. ठीक है, और एंडोस्पर्म किससे बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से. वेयर एज जाइगोट जो बनता है यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो. तो ये आपने देख लिया, एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डाइकोट एज वेल एज 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सो वी विल मूव ऑन टू today's topic, that is the development of seed. After double fertilization, what is double fertilization? ये सब आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन में होता है क्या है. ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एम्ब्रियो सैक, दिस इज एग and these are the synergids. Here molar nuclei and here we have antipodal cell. The pollen tube contains 2 male gamete. One male gamete fuses with this egg and other one fuses with the polar nuclei. Polar nuclei forms the primary endosperm nucleus, whereas the egg forms the zygote. Okay, so here 2 fertilization are taking place, that's why it is considered as double fertilization. ठीक है, तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर दैट जो ओव्यूल हैं उसमें भी सीड बनना शुरू हो जाता है. ओके, साइमल्टेनियसली द ओव्यूल स्टार्ट्स फॉर्मिंग दी सीड. तो क्या क्या होता है, जाइगोट बन गया आपका एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मैंने बना लिया एंडोस्पर्म. नाउ इफ़ एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द सीड, ओके, अगर वो रह जाता है सीड में, एंडोस्पर्म रह जाता है, तो such seeds are called endospermic seeds as well as albuminous seeds. Example are very important from the examination point of view. Example are wheat, corn and onion. You are well aware of corn and wheat and also onion also. You have eaten that means you know that the corn which we eat, it contains mostly the endosperm. Okay, whereas non-endospermic seeds are pea, gram and beans. In pea, gram and beans, endosperm is utilized by the developing embryo. एम्ब्रियो जो ग्रो हो रहा है वो सारा कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को. ठीक है, पर अब जो सीड है उसको फूड कहाँ से मिलेगा, कॉटिलेडन से. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है, जनरली यूज्ड अप हो जाता है, और इफ़ इट रिमेन्स परसिस्ट देन सच सीड्स आर टर्म्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड्स. एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर एंड बीट रूट. ओके, लर्न द एग्जाम्पल्स. पेरिस्पर्मिक सीड्स में न्यूक्लियस रह जाता है, ये ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, पूरा यूज़ नहीं होता. आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं. इट इज़ बाइटेग्मिक. 2 इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल. आउटर इंटेग्यूमेंट्स जो है सीड की टेस्टा बनाती है, इट फॉर्म्स द टेस्टा, वेयर एज इनर इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म्स द टैगमेन. दिस इज़ द आउटर वन विच फॉर्म्स द टेस्टा एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स अगर वो रहती है तो वो टैगमेन बनाती है. नाउ अबाउट द माइक्रोपाइलर एंड, ये रह जाता है एक फाइन पोर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फाइन पोर, जहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सीड्स के अंदर. ओके, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सीड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज द स्टॉक. नाउ दिस स्टॉक function as the stalk of the seed. This is the stalk of the ovule now converted into seed. So this will work as a stalk of the seed. This is what we call as funicle, isn't it? Now about the hilum mark. Hilum mark you can see in some seeds. It is marks the attachment of the stalk. Stalk is connected to this ovule over here. Okay, here you will see a hilum mark is present. So let's see the diagram.
So these are the diagrams. Okay, these are the diagrams of gram seeds. This is the structure of gram seed. Figure A, and B is the LS of gram seed. So this is the micropylar and this is the hilum, which is the marking of the attachment of the stalk. If you see the LS of the seed, you will found outer layer testa, inner tegmen. These are formed by the integuments, and then inside if you move on, there is an embryo which contains plumule, epicotyle, radicle, and hypocotyle. Okay, epicotyle is present below the plumule. Plumule is the future shoot which grow up and forms the shoot part, leaves, flowers, stems, and so on. Okay, and root grow downward, and radicle grow downward and forms the root part. Okay, now about the dormancy. What it is? Dormancy is a condition of the seed when it fails to germinate, even though the environment and conditions are favorable. ठीक है, क्या समझ में आया? डोर्मेंसी क्या होता है? सीड की ऐसी कंडीशन होती है जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, मीन्स सब कुछ प्रेजेंट है, पानी है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, टेम्परेचर है, बट स्टिल द सीड्स फेल्स टू जर्मिनेट. Now, why is it so? Why it remains in dormant stage? So, dormancy of the seed is based on the hard seed coat. If the seed coat is hard, so the embryo is not able to germinate. Okay, and sometimes due to the lack of enzyme or hormones also, like gibberellic acid is in less quantity or lacking in that at that place or in seed. At that time, the seed undergo dormancy. This dormancy is an evolutionary adaptation. This is the adaptation of the seed which is very helpful. It is helpful in overcome to this adverse condition. Like if there is very hot temperature, बहुत गर्मी है, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, वो डॉर्मेंट कंडीशन में ही रहेगा. तो ये सब क्या है? एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन होती हैं जिससे सीड जो है एडवर्स कंडीशन में डॉर्मेंट रहे और वो जर्मिनेट नहीं हो. तो जो डॉर्मेंसी होती है, बहुत सालों सालों तक रहते हैं सीड्स डॉर्मेंट स्टेज में, करीब 10,000 साल, 30,000 years. Okay, now move on to the next figure. Let me zoom this figure. So here this is the flower of the tomato plant, and this is what we call is the ovary. Okay, this is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. Ovary wall makes the pericarp of the fruit. This is outer layer of the fruit is the pericarp, which is formed by the ovary wall. ठीक है, ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी. ओव्यूल्स इनसाइड दे फॉर्म्स द सीड. So these are the seeds, they are formed by the ovules. Here in the tomato, sepal remains in the fruit, means it remains persist. It is present in flower. Sepal is the green part. It remains persist in the fruit also. Let's see some more images. Okay, this is the image of a pomegranate flower. अनार का फूल है ये. What you will observe in this? These are the ovules. Ovules forms the seed. Okay, you know that ovules forms the seed, and this ovary outer layer forms the wall, that is the pericarp. Okay, ये आपको बस ऐसे ही दिखाया गया जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पोमीग्रेनेट में सीड्स इतने सारे होते हैं, वो कैसे बनते हैं, बिकॉज ओव्यूल्स भी बहुत सारे होते हैं. You know that this flower of pomegranate, it can be bisexual or unisexual in one plant. Bisexual can be termed as hermaphrodite, right? Both the organs are there, male and female. So this is the bisexual flower. Female part is there as well as the male part. Now move on to the next. Here comes the development of fruit. Okay, so as we have seen that the ovules now form the seeds. Simultaneously, the ovary also start forming the fruit. Cell division occurs in the ovary, and it gives rise to a fleshy part, fleshy, juicy, sweet part, which is edible, known as what we call fruit.
ठीक है। फ्रूट की दो कैटेगरी होती है। फ्रूट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट इज मेड ट्रूली फ्रॉम द ओवरी पार्ट। ठीक है, जो फ्रूट ओवरी से बनता है वो उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल आर मैंगो एंड ब्रिंजल, they are formed from the ovary part. If we talk about false fruit, they are derived from the flower parts other than the ovary. ओवरी को छोड़ के वो अदर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। here comes the example. This is what we call very beautiful fruit, that is strawberry. In the center you can found this is the extended thalamus. The part which you eat is nothing but the extended thalamus. So this is the part which you eat, ये आप खाते हैं, ठीक है। और you know these small seeds which you can found on the top, these are the true fruits, isn't it? These are the true fruit, but inside it there is a false fruit which we eat. It is made by the thalamus. Same in the case of the apple also. This part, fleshy part, is made of the thalamus. Okay, see this. Thalamus is also called receptacle. You know about thalamus? It is a part of the flower by which all the floral parts are attached. So from here you can see all the floral parts are attached. Here in apple, if you see apple flower, the ovary is inferior. Inferior मतलब अंदर होती है ovary. ठीक है, तो ये ओवरी तो आपके सीड बनाएगी. इट फॉर्म्स द सीड. सीड्स आर प्रेजेंट हियर इनसाइड एंड दिस रिसेप्टिकल becomes fleshy and forms the fruit of that is what we eat is apple. ठीक है. Okay, now this figure is of pineapple. You know about pineapple. This is a flower of pineapple. This single, okay, this whole is the inflorescence. Whole is the inflorescence of the flower, and many flowers are present here. Okay, so this pineapple fruit is made from the inflorescence, means it is a combination of many carpels. Many carpels forms the pineapple fruit. All the carpels get pollinated and they gets converted into a fruit. So these segments you can found on pineapple fruit, they are nothing but the segment of the carpel. They gets converted into a fruit. Now this is just extra information for you. Just you have to remember that the fruits are divided into two categories and learn the examples. Okay, now in true fruits you will find the outside layer is the pericarp. जो बाहर की लेयर है उसे हम बोलेंगे पेरिकार्प. लेकिन ये पेरिकार्प ड्राई और पेपरी भी हो सकती है, वुडी भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है. ड्राई और पेपरी, पेपर जैसे टच करेंगे आप, यू विल फाउंड इट सीम्स टू बी इन पेपर लाइक, पेपर जैसी लगेगी. एग्जाम्पल ऑफ मैपल एंड टेंडिलियंस. वुडी मीन्स वेरी हार्ड इन नट्स. Okay, nuts outer layer, that is pericarp, is very hard. Fleshy in grapes and tomatoes, outer layer is very fleshy, it can easily eaten. In some fruits this pericarp क्या है, ओवरी की जो वॉल से बनती है पेरिकार्प. ओके, पेरिकार्प आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट. तो ये पेरिकार्प इन सम फ्रूट्स इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 layers. They are epicarp, mesocarp, endocarp. Epi outer layer, meso middle, endo अंदर वाली inner one. Meso is fleshy which is generally edible. Okay, endocarp is hard. Is it clear till here? Okay, now move on. Now here are some more terms which are very important. So first is the parthenocarpy. Parthenocarpy is the formation of fruit without fertilization. ठीक है, फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन हुए. मीन्स जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना है और फ्रूट बन गया. फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से. ओवरी सेल डिवीजन हो गया, ओवरी में वो स्वेल हो गई और क्या बन गया, फ्रूट बन गया. दैट इज़ द पार्थिनोकार्पी. इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज ऑल्सो देयर एज वेल एज आर्टिफिशियली वी कैन से इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी इज ऑल्सो done by some scientist. So natural parthenocarpy takes place in banana, cucumber, grapes, orange and many more plants are there. If the parthenocarpy is induced, now can you tell me one fruit
in which loses its economic value if induced parthenocarpy is done. समझे मेरे क्वेश्चन को? अगर हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर रहे हैं, किसी प्लांट में हम पार्थेनोकार्पी कर रहे हैं, मीन्स उसका हम फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को वो लूज़ कर देगा? कौन सा होगा? पोमीग्रेनेट होगा ना, अनार होगा, क्योंकि पोमीग्रेनेट में क्या होते हैं, सारे सीड्स जो होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है. Okay, so now move on to the next, apomixis and embryony. Okay, one more thing. What is the use of this parthenocarpy? Why it is done? It is done to obtain seedless fruits. Nowadays, you will find that cucumber is seedless and your grapes are seedless. How they are produced? They are produced by the parthenocarpy. Okay, so it is done to produce the seedless fruits. Okay, now move on to the apomixis. Apomixis is the formation of seeds without fertilization. Parthenocarpy is the formation of fruits without fertilization, whereas apomixis is the formation of seeds without fertilization. It is also termed as asexual reproduction. Let's learn in detail about apomixis. So by this figure, by watching this figure only, you are able to understand everything. So first is एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड्स तो बनते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, ठीक है. एग जो बनता है, एग जाइगोट में चेंज होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन इधर जो एम्ब्रियो बन रहे हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे. अब एपोमिक्सिस दो तरीके से होती है, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट. दो तरीके से नहीं होती, मतलब ऐसे हम बोलेंगे इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट. फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस उन प्लांट्स में होती है जिसमें दोनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एपोमिक्सिस भी हो रही है. मीन्स बोथ द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस. रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो रहा है, एपोमिक्सिस भी हो रही है. ओके, इन ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस ओनली एपोमिक्सिस इज टेकिंग प्लेस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दे आर apomixis can take place in four ways. They are apospory, adventive embryony, apogamy, and parthenogenesis. These terms are very important. Okay, learn them. Now let's see how apospory takes place. So first, in apospory, you will see these. You are all well aware of this part. What it is? It is ovule, inverted ovule. Okay, upside down. So this ovule is known as what? It is known as anatropous ovule. ठीक है, anatropous ovule. So now this nuclear cell, these are the nuclear cells. If these nuclear cells forms the embryo sac, okay, then it is known as apospory. If these nuclear cells are forming the embryo sac, then you can see that many embryo sacs are formed in the ovule. And these embryo sacs are diploid or haploid. Nuclear cells are diploid, right? So all the cells inside this embryo sac, they are also diploid. So egg cell is also diploid. This egg cell gets converted into embryo. Example is Meles. Okay, egg cell give rise to diploid embryo. Okay, are you getting my point? So apospory क्या होता है? न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक बना लेते हैं. तो बहुत सारे एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं. न्यूक्लियर सेल्स तो कई सारे बना सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर सेल्स हैं. तो एम्ब्रियो, अब इसके अंदर जो एग सेल है वो डिप्लॉयड होगी क्योंकि न्यूक्लियर सेल से बना है, तो इसका जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी डिप्लॉयड ही होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एपोस्पोरी. In adventive embryony, nuclear cells and integument cells or sometimes the chaliceal cells also leads to the formation of the embryo. Not embryo sac. Embryo sac नहीं बन रहा, डायरेक्टली क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है. ठीक है, एम्ब्रियो sac नहीं बन रहा. क्या बन रहा है? ये जो एग जो बनता है, जो जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, तो केवल इसमें क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, डायरेक्टली एम्ब्रियो. दीज सेल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. नाउ व्हाट विल हैपन इन सच केस? मेनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म. ओके, this condition is known as polyembryony. Occurrence of more than one embryo in a seed is known as polyembryony. ठीक है, it takes place in mango and citrus. Example, learn this example: citrus fruits, orange, your lemon, these all are citrus fruits na. So polyembryony takes place in citrus fruits. Next is your apogamy. In apogamy,
these antibodal cells and synergids give rise to the formation of embryo. Now, if this embryo sac means this is the embryo sac which is formed by reductional division, if these cells are forming the embryo, then the embryo is haploid. Right now, these cells are haploid. All these cells, synergids, egg cell, and antipodals, all these are haploid. So the embryo formed by these cells is also haploid. So this is called apogamy. Means apogamy is the formation of embryo from antipodal cells or synergids. Now, if I am talking of this embryo sac, this is the embryo sac which is formed by these nuclear cells. Okay, these nuclear cells, if forms the embryo sac, then this embryo sac contains the cells which are in diploid stage. ठीक है, न्यूक्लियर सेल से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी ना. तो अगर ये वाले सिनर्जिस और सॉरी एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिस इन्वॉल्व हैं एम्ब्रियो बनाने में, तो वो एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा. ठीक है, तो एपोगेमी क्या हो गई, एपोगेमी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि अगर सपोज एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिस से एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एपोगेमी. Apogamy can be haploid, can produce haploid embryo as well as diploid embryo. It depends on the situation from where the embryo is formed. ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना. ओके, एग्जाम्पल ऑफ एपोगैमी इज एलियम. नाउ अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस. Parthenogenesis is the process in which embryo is formed from this egg cell. एपोगैमी में सिनर्जिस और एंटीपोडल से बन रहा था, पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो किससे बन रहा है, एग सेल से. तो दिस कैन ऑल्सो भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. अगर वो इस वाले एम्ब्रियो सेक से बन रहा है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड. और इफ इट इज़ फाउंड फ्रॉम दिस एम्ब्रियो सेक मीन्स दिस एग इज इन्वॉल्व in making embryo, then it is diploid embryo. Okay, you know haploid embryo produce sterile plant, they are not fertile. ठीक है, haploid embryo produce sterile plant. So this is about apomixis. So it is divided into एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस. एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सेक बन रहा है किससे, न्यूक्लियर सेल से. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो बन रहे हैं डायरेक्टली किससे, न्यूक्लियर सेल से, इंटेग्यूमेन से. इन एपोगैमी में एम्ब्रियो किससे बन रहा है, एंटीपोडल सेल से और सिनर्जिड से. इन पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियो इज फाउंड फ्रॉम द एग सेल. ठीक है, नाउ वी रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड in the next part I will cover this emasculation and one more topic that is bagging. ठीक है, और we will do the revision also. So please watch my next chapter also, which I am going to upload within few days. I want your valuable feedback and please subscribe to my channel if you are not done. Right, hit the bell icon to get the updates. Thank you, have a nice day.